Everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, we are back again with an exam analysis video. और जैसे कि हम सब जानते हैं, आज हो गई है 19th of August और आज का आपका RRB NTPC का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जा चुका है, जिसमें एग्जाम में पूछे गए सारे ही क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम वो सारे जीके जीएस के क्वेश्चंस जो कि आज यानी कि आरआरबी एनटीपीसी का आपका जो 19 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए थे, वो सारे ही क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइज, वी विल नॉट ओनली टेल यू द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बट उसके साथ साथ आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराएंगे और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, सो दैट अगर आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, देन यू विल बी इन अ पोजिशन टू आंसर दैट। ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दो, सो दैट यू विल ऑलवेज बी नोटिफाइड अबाउट ऑल सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दैट वी ब्रिंग अप ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द टॉकिंग। अब जल्दी से देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आज के आपके 19 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए हैं। सो गाइस, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। द बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पूछा गया था। गाइस, बैटल ऑफ प्लासी अपने आप में एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। पानीपत का भी बैटल आता है, लेकिन प्लासी का जो युद्ध है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो बैटल ऑफ प्लासी जो है वो किस किस के बीच में युद्ध जो है लड़ा गया था। तो गाइज, एक तो आपको रॉबर्ट क्लाइव बता ही रखा था, जो कि ब्रिटिशर्स को लीड कर रहे थे, जो रॉबर्ट क्लाइव जो थे। ठीक है, एक तो आपको क्वेश्चन में ही बता दिया है और आपको पूछा गया था उनके साथ किसकी लड़ाई हुई थी। सो गाइस, सिराज उद्दौला जो है उनकी लड़ाई हुई थी इस पर्टिकुलर बैटल में। ठीक है, तो सिराज उद्दौला आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, फ्रॉम विच मूवमेंट महात्मा गांधी चेंज फ्रॉम मॉडरेट लीडर टू मास लीडर। गाइस, महात्मा गांधी जो है वो काफी सारे रेवोल्यूशंस को, काफी सारे जो सत्याग्रह मूवमेंट वगैरह वो करते थे, उसके लिए काफी ज्यादा जाने जाते थे। बहुत उन्होंने पॉपुलैरिटी गेन करी थी, बहुत ज्यादा ही उन्होंने इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए अपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिए थे। इसी के लिए पहले वो लीडर कहलाते थे, उसके बाद वो मॉडरेट लीडर कहलाने लगे। लेकिन उसके बाद जैसे ही उनके कोऑपरेशन जो मूवमेंट्स वगैरह थे वो बढ़ते गए, डांडी मार्च वगैरह ये सब बढ़ते गए, उसके बाद वो मास लीडर कहलाने लगे। ठीक है, समूहों के लीडर कहलाने लगे। अब आपसे पूछा ही गया था किस मूवमेंट के बाद उनका ये जो दर्जा है मॉडरेट लीडर से बदल के मास लीडर कर दिया गया था। तो गाइस, दैट हैपेंड आफ्टर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी। सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था दैट विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू कॉपी ऑल टेक्स्ट इन कंप्यूटर। तो गाइस, टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए आपको कंट्रोल+C यूज करना है। ये आपको कल के पेपर में भी पूछा गया था, आज के पेपर में भी पूछा गया है। तो शॉर्टकट कीज तो रट ही डालो अच्छे से। और शॉर्टकट कीज से रिलेटेड वीडियो देखना है तो वो चैनल पर अवेलेबल है, अगर आप चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगी, लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, या फिर जो वीडियो के एंड पर जो 2 सजेशन वीडियोज आते हैं वहां पर उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। Okay, next question, in which physical quantity dimension both mass and time are zero। तो guys, mass और time दोनों की अगर अपन बात करें तो वो वॉल्यूम की केस में होता है। सो वॉल्यूम आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला आपको पूछा गया था दैट व्हाट इज द एज एलिजिबिलिटी अंडर DDU GKY। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो DDU GKY है ये बेसिकली है क्या। सो गाइस, इसका फुल फॉर्म है दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना। और ये जो है ये एक ऐसी स्कीम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लेकर आई गई थी। एंड इफ वी टॉक अबाउट द एज एलिजिबिलिटी जो कि दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना की है, तो वो अब हम आपको आगे बताते हैं। इसमें गाइस दो तरह की चीजें होती हैं। वन इज योर जनरल एबिलिटी, ओ सॉरी जनरल एलिजिबिलिटी। ठीक है, वन इज योर जनरल एलिजिबिलिटी। जनरल एलिजिबिलिटी में क्या होता है, जितने भी पुअर रूरल यूथ है जिनका एज ग्रुप 15 से लेके 35 साल का है, वो सारे इस जनरल एलिजिबिलिटी में आते हैं। ठीक है, दूसरा आता है अपर एज लिमिट। अपर एज लिमिट में कौन लोग आते हैं, तो गाइज अपर एज लिमिट में वो लोग आते हैं जो फर्स्टली वुमेन कैंडिडेट्स हैं, और दूसरा स्पेशल ग्रुप्स के हैं,
और उनकी जो एज लिमिट होती है वो आपकी 45 ईयर्स की होनी चाहिए, ठीक है। तो वो 45 ईयर्स के जो लोग होंगे वो अपर एज लिमिट में आ जाएंगे। और बात करें इस पर्टिकुलर स्कीम की, तो गाइज ये जो स्कीम है इसका एम यही रहा है कि जितने भी रूरल यूथ हैं उनको इक्विप करा जाए और उनको वो सारी स्किल्स प्रोवाइड कराई जाए जिससे कि वो अपने लाइवलीहुड को बेटर कर सके, इम्प्रूव कर सके, अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सके, और उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कराती हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which weather forecasting system with the world's highest resolution was established by the government of India in the month of May 2025? So guys, एक ऐसा फोरकास्टिंग सिस्टम लेकर आई है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट मई 2025 में जिसका नाम है भारत फोरकास्टिंग सिस्टम। सो भारत फोरकास्टिंग सिस्टम इज द करेक्ट आंसर हियर। Question is, which country is the latest to join BRICS? So guys, as we all know कि BRICS is the formation of 5 leading countries जिसमें B for Brazil, R for Russia, I for India, C for China and S for South Africa होता है। So BRICS is nothing but the combination of these countries only. लेकिन recently there is one more country जिसने इस सम्मेलन को join करा है, I should say इस organization को। तो guys, जो BRICS को join करने वाली latest country है वो है इंडोनेशिया। So Indonesia is the correct answer. Next is, when did the British establish their first company in India? So guys, जो Britishers जब इंडिया में आए थे तो सबसे पहली कंपनी जब उन्होंने बनाई थी तो वो थी 31 दिसंबर 1600 यानी कि 1600। So 31st December 1600 was the date जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अपनी पहली कंपनी को बनाया था। Next is, what is the name of the indigenous anti-submarine torpedo developed by India? So guys, उसका नाम है वरुणास्त्र। So वरुणास्त्र is the correct answer. Next is, when was the Cartagena Protocol on Biosafety adopted? So guys, adopted, ठीक है। यहाँ पे दो important चीज मैंने आपको दोनों ही mention कर दी है so that you guys don't get confused and अगर आपको जो भी पूछा जाए तो आप बता दो। So guys, first things first, if we talk about the adoption, ठीक है, यहाँ पे दो important चीज हैं जो कि Cartagena Protocol जो biosafety पे है उससे related है। तो one is the adoption thing। तो अगर हम adopted अगर आपको पूछा जाता है ना डेट, तो वो आपको बताना है 29 जनवरी साल 2000। लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेड पूछा जाता है कि इम्प्लीमेंट कब हुआ, तो प्लीज डो नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन द अडॉप्शन थिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन थिंग, दोनों ही अलग है। अडॉप्ट उसको 29 जनवरी 2000 को कर लिया गया था लेकिन इम्प्लीमेंट उसको किया है 11 सितंबर 2003 को। तो दोनों ही डेट अलग हैं, दोनों ही चीजें अलग हैं, आप प्लीज ध्यान में रखना एंड डू नॉट गेट कंफ्यूज। तो क्योंकि आपको क्वेश्चन में अडॉप्शन का पूछा गया था, सो यू हैव टू टेल कि कार्टागेना प्रोटोकॉल जो बायोसेफ्टी पे लगाया गया है वो 29 जनवरी 2000 को अडॉप्ट किया गया था। Okay, next is, why is compressed carbon dioxide gas is added in cold drinks? So firstly, अगर आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते होंगे देन यू गाइज आर अवेयर कि उसके अंदर फिस क्रिएट होती है ना, एक फिस क्रिएट होता है कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर। तो वो फिस किस कारण से होता है? तो फिस जो है ना उसके कारण हो, जो जिसको हम एफरवेसेंस भी बोलते हैं, वो उसके कारण उस कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है जो कि उन कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर डाली जाती है। सो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है नंबर वन वो एफोविसेंस के लिए डाली जाती है, मतलब उसके अंदर फिज क्रिएट करने के लिए, ठीक है। सेकेंडली उसको फ्रेश रखने के लिए, क्योंकि ये लॉन्गर टर्म्स के लिए रखा जाता है, इनको प्रिजर्व करा जाता है, तो प्रिजर्वेंस के लिए, एफरवेसेंस के लिए जो कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कोल्ड ड्रिंक्स में डाली जाती है। ओके, नेक्स्ट इज, व्हेन एंड बाय whom was a Carnot engine discovered? So guys, वो सादी कार्नॉट जो है 1824 में उन्होंने डिस्कवर करा था कार्नॉट इंजन को। सो सादी कार्नॉट इज द करेक्ट आंसर। Next is, in the Indian Open Athletics, which Indian athlete won gold medals in both the 100 meters also and 200 meters also? So guys, there is one lady जिनका नाम है श्रबानी नंदा। She is an athletic player जिन्होंने इंडियन ओपन एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता है दोनों ही कैटेगरीज में, चाहे वो 100 मीटर की हो या फिर 200 मीटर की हो। जो श्रबानी नंदा है उन्होंने इस इंडियन ओपन एथलेटिक्स में इन दोनों ही कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है।
So Sarbani Nanda is the correct answer. ओके नेक्स्ट आपको पूछा गया था कि बैरन लैंड क्या होता है। आपको 4 ऑप्शंस गिवन थे जिसमें से आपको एक पिक करना था विच एक्चुअली सूट द डेफिनेशन ऑफ बैरन लैंड। सो गाइस बैरन लैंड जैसे कि नाम से ही आपको थोड़ा थोड़ा सा पता चल रहा होगा। बारन मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर कल्टीवेशन जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है या फिर लंबे समय तक नहीं किया जाता है। ठीक है, तो बारन का मतलब यही है, एक ऐसा लैंड जहाँ पे किसी भी तरह का कोई कल्टीवेशन नहीं किया गया हो या तो 5 साल के अंदर या 5 साल से ज्यादा, वो बैरन लैंड कहलाता है। सो अ लैंड वेयर नो कल्टीवेशन हैज बीन डन फॉर 5 years और मोर, ये आपको ऑप्शन में गिवन था एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट इज विच एंटी शिप मिसाइल हैज डीआरडीओ रिसेंटली डेवलप्ड। सबसे पहले तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म मेंशन कर देना, ठीक है। सो एक ऐसा एंटी शिप मिसाइल लेकर आया गया है डीआरडीओ के द्वारा रिसेंटली जिसका है नाम NASMSR, ठीक है। Now if we talk about the full form of NASMSR तो guys वो है नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, ठीक है। एसआर का यहाँ पर मतलब है शॉर्ट रेंज एंड नेवल एंटी शिप मिसाइल है यहाँ पे जिसको हम NASM बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो ये जो है इसको रिसेंटली डेवलप करा गया है डीआरडीओ के द्वारा, जिसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। गाइस फुल फॉर्म्स को साथ ही साथ याद करते चला करो जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कौन सी चीज किस चीज से रिलेटेड होती है। फिर आपको पूछा जाएगा तो आपको पता चल जाएगा और आप ऑप्शन में से सही चीज पिक कर सकते हो, ठीक है। सो डीआरडीओ की जैसे हमने बात करी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसने रिसेंटली एक एंटी शिप मिसाइल लॉन्च करा है जिसका नाम है नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। ये जो मिसाइल है इसको सक्सेसफुली टेस्ट करा गया था। अब कब करा गया था, इंपॉर्टेंट बात। सो 25 फरवरी 2025 को इसको सक्सेसफुली टेस्ट कर दिया गया था जिसमें इसने क्या करा, इसने डेमोन्स्ट्रेट करी अपनी कैपेबिलिटी अगेंस्ट शिप टारगेट्स जो कि डेफिनेटली होते ही हैं, जिसको लॉन्च करा गया था एक इंडियन नेवल सी किंग हेलीकॉप्टर के द्वारा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इससे रिलेटेड आपको प्लीज ध्यान में रखना है। और ये जो NASM-SR है इसके फीचर्स की अगर अपन बात करें तो इट बेसिकली फीचर्स अ मैन इन लूप कैपेबिलिटी allowing for in-flight retargeting and utilizes an indigenous imagining infrared seeker for terminal guidance। ये इसका एक important फीचर है और इसको डिजाइन करा गया है जिससे कि इंडिया की जो मैरीटाइम स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसको और ज्यादा इनहेंस कराया जा सके while रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस और फॉरेन वेपन सिस्टम। जितने भी इंडिया जो है फॉरेन से बोरो करके वेपन्स यूज करती है या कुछ भी फॉरेन के वेपन सिस्टम को वो यूज करती है, उस पे कहीं ना कहीं इंडियंस अब चाहते हैं दैट डू नॉट वांट टू create a dependency on them and they do want to reduce the dependency on them। तो ये भी एक इसका आप कह सकते हो इम्पोर्टेंट फीचर है जिसके लिए इसको डिजाइन कराया गया है डीआरडीओ के द्वारा। ओके नेक्स्ट is Rushikonda beach is located in which state of India? So guys Rushikonda जो है ये आपके आंध्र प्रदेश में है। So आंध्र प्रदेश is the correct answer. Next is which scheme was launched by the government of India to increase digital literacy in rural areas? तो डिजिटल लिटरेसी की अगर अपन बात करें तो क्या है, जैसे नाम से ही आप समझ सकते हैं डिजिटल, तो डिजिटल एज इन मोबाइल फोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, ऑनलाइन ये अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो गए, टेलीविजन हो गए। सो दीज आर सम ऑफ द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जिसके द्वारा वहां पर लिटरेसी यानी कि पढ़ाई कराया जा रहा है लोगों को रूरल एरियाज में। सो एक ऐसी स्कीम जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आई है इस पर्टिकुलर चीज को और आगे ले जाने के लिए, वो है PMG दिशा प्रोग्राम, ठीक है। अब बात करें कि ये PMG दिशा क्या है, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि दिस इज नॉट दी ओनली स्कीम जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आई है। उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने और भी काफी सेवरल स्कीम लॉन्च करी है डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए रूरल एरियाज में। हम वो भी डिस्कस करेंगे बट बिकॉज आपको ऑप्शन में PMG दिशा ऑप्शन गिवन था, सो PMG दिशा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। सो
एज आई जस्ट टोल्ड यू कि कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं, कौन कौन से ऐसे और मिशन हैं जिसके द्वारा रूरल एरियाज में डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाया जा रहा है। सो गाइज, उसमें नंबर 1 आता है नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं NDLM। और इसी के साथ साथ डिजिटल साक्षरता अभियान, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं दिशा। ये जो मिशन है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आया था। उसमें उन्होंने क्या करा था, उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही रहा था कि वो कम से कम 52.50 लाख ऐसे कैंडिडेट्स को ट्रेन करेंगे जिनको वो डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड कराएंगे। दे केम अप विद द एम ऑफ 52.50 लाख कैंडिडेट्स अंडर दिस नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन। इसके अलावा दूसरा हम देखते हैं जो कि है PMG दिशा, जो कि आपका क्वेश्चन में पूछा ही गया था, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। ठीक है, PMG का मतलब यहाँ पर है प्रधानमंत्री ग्रामीण, और डिजिटल साक्षरता अभियान मिलकर बन जाएगा दिशा। अब इस पर्टिकुलर स्कीम में उन्होंने क्या टारगेट करा था, उन्होंने टारगेट करा है कि वो ट्रेन करेंगे 1% फ्रॉम ईच ऑफ द 6 करोड़ रूरल हाउस होल्ड, मतलब 6 करोड़ रूरल घर में से कोई एक जन उठा लिया जाएगा। सो ऑल इन ऑल टोटल 6 करोड़ ही लोग हो गए जिनके वहां पर वो उनको एजुकेट करेंगे, लिटरेसी प्रोवाइड कराएंगे और जॉब अपॉर्चुनिटीज देंगे। इसके अलावा देख लेते हैं एक और मिशन है विच इज डिजिटल इंडिया मिशन। सो गाइस, जो डिजिटल इंडिया मिशन है वो साल 2015 में लॉन्च किया गया था विद द एम टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी। कि ये मेन एम था कि इंडिया के जितने भी लोग हैं, एटलीस्ट जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ है, विच इज लाइक 70 to 75% ऑफ इंडिया इज आर यूथ, तो उनको डिजिटली एम्पावर करा जाए। ठीक है, इसके अलावा है भारत नेट प्रोजेक्ट। तो गाइस, भारत नेट जो प्रोजेक्ट है जिसको साल 2011 में लॉन्च करा गया था, वो क्या करता है, वो कनेक्ट करता है 0.25 मिलियन पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू। ठीक है, ये भी भारत नेट प्रोजेक्ट इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लेकर आया गया था। सो गाइस, ये जो इनिशिएटिव्स है ना, ये कलेक्टिवली इनका मेन एम यही है जिससे कि जो डिजिटलाइजेशन है उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, और डिजिटल लिटरेसी अक्रॉस रूरल इंडिया, अर्बन इंडिया, आर लाइक होल कंट्री, उसमें उसको बढ़ाया जाए। Okay, next is in the Paris Agreement 2015, global warming is aimed to be limited to how many degree Celsius? So guys, यहाँ पर आपका 2 डिग्री ऑप्शन में गिवन था, जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगला है which is an extension of the prime meridian. So guys, अगर हम prime meridian की बात करें, वैसे यहाँ पर 0 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री। लेकिन अगर हम प्राइम मेरिडियन की बात करें तो इट इज बेसिकली एन इमेजिनरी लाइन जो कि रन करती है अपने नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक। ठीक है, जो कि पास करती है फिर ग्रीनविच से, लंदन से, और फिर वो डिफाइन करी जाती है एज द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड एट 0 डिग्री। एंड फिर वो अर्थ को डिवाइड करती है इनटू ईस्टर्न हेमिस्फेयर और फिर वेस्टर्न हेमिस्फेयर, इन दोनों में डिवाइड करती है। ये जो प्राइम मेरिडियन है, इट बेसिकली सर्व्स एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग लॉन्गिट्यूड ग्लोबली एंड इज वेरी क्रूशियल फॉर नेविगेशन पर्पसेस एंड टाइम कीपिंग के लिए तो बहुत ही ज्यादा। Which country recently had to hold fresh elections due to economic issues? So guys, Germany is the country जिसको अपने elections जो हैं वो वापस कराने पड़े, fresh elections करने पड़े due to some economic crisis going on in the country. Okay, next is the 88th Constitutional Amendment Act 2003 is related to what? So guys, इसका correct answer होगा, जो कि आपको option में given था, service tax और taxes। जो 88th Constitutional Amendment Act है साल 2003 का, वो primarily related है लेवी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस टैक्स से। ठीक है, कि किस तरह से सर्विस टैक्स को लगाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर एक नया आर्टिकल का बात करें जो कि इंसर्ट करा गया था इन्हीं चीज से रिलेटेड, विच इज आर्टिकल 268A, जिसमें ये एस्टेब्लिश हुआ कि जो सर्विस टैक्स है वो किसी भी स्पेसिफिक एंट्री जो यूनियन लिस्ट में शो होती है उस पर लगाया जाता है, जो कि अलाउ करता है दैट द यूनियन गवर्नमेंट इज levying and collecting tax, which is called service tax.
ये जो अमेंडमेंट है ये एम यही रखता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराया जाए सर्विस टैक्स के लिए, जिससे ये इंश्योर हो जाए कि इट इज treated as a distinct category of taxation and not merely a residuary power of the union government. Okay, next is in ancient times, which site was associated with urban town planning? So, guys, Harappan civilization is the correct answer. Okay, when was the Human Development Report, which is HDR in short, published for the first time? So, guys, Human Development Report जो है वो सबसे पहले 1990 में पब्लिश किया गया था. And if we talk about the organization जो कि इसको पब्लिश करता है, it is UNDP. So UNDP आपको ध्यान में रखना है. एंड यूएनडीपी की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. ठीक है, यूएनडीपी एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करता है, और उसने सबसे पहली अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करा था साल 1990 में. ये जो रिपोर्ट होती है इट बेसिकली मार्क अ वेरी सिग्निफिकेंट मोमेंट. किस चीज में? ग्लोबल डिस्कोर्स, जो कि डेवलपमेंट देखने में काम आता है, और इसीलिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लाया गया एज अ की मेजर टू रैंक कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर ब्रॉडर क्राइटेरिया, जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस कंट्री का कितना है, एजुकेशन क्वालिटी उस कंट्री का कितना है, और एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो कि एक कंट्री को मेंटेन करना चाहिए. इन सब पैरामीटर्स के बेसिस पे जो यूएनडीपी होता है वो अपना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआर को पब्लिश करने के बाद एक एचडीआई बनाता है, जिसमें वो बताता है कि कौन सी कंट्री किस रैंक को होल्ड करती है. ओके, next is the right to information, which is RTI Act 2005 comes under which body? So guys, RTI 2005 जो है ये आपका CIC के अंडर आता है, which is Central Information Commission. Okay, after the Rowlatt Act of 1919, which sabha was formed by Mahatma Gandhi? तो guys उसके बाद महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा फॉर्म की थी. Okay, ड्रेनेज थ्योरी ऑफ वेल्थ वाज गिवन बाय whom? तो गाइस ये जो ड्रेनेज थ्योरी ऑफ वेल्थ था ये दादा भाई नारोजी के द्वारा दिया गया था साल 1867, विच इज 67. सो 1867 में दिया गया था. उन्होंने बेसिकली क्या करा, इस थ्योरी को उन्होंने लेकर आया इन ऑर्डर टू हाईलाइट कि किस तरह का सिस्टमैटिक ट्रांसफर ऑफ वेल्थ चल रहा है, जो कि इंडिया की जो वेल्थ है उसको ड्रेन करा जा रहा है और ब्रिटेन को दिया जा रहा है. ये सारा चीज दादा भाई नारोजी ने अपनी इस ड्रेनेज थ्योरी ऑफ वेल्थ में बताया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपिका कुमारी इज एसोसिएटेड टू विच स्पोर्ट्स? सो गाइस दीपिका कुमारी जो है वो आर्चरी से रिलेटेड हैं, तो यहाँ पर आपका आर्चरी करेक्ट आंसर हो जाएगा. दीपिका कुमारी इज अ वेरी प्रोमिनेंट इंडियन एथलीट जो कि compete करती है रिकर्व कैटेगरी में, और उन्होंने अचीव करे हैं काफी ऐसे सिग्निफिकेंट रिकॉग्निशन इंटरनेशनल आर्चरी कॉम्पिटिशंस जो होते हैं उसमें. एंड नॉट नॉट दिस ओनली, उसके साथ साथ उन्होंने गोल्ड मेडल्स भी जीते हैं इंडिया के लिए इन द कॉमनवेल्थ गेम्स एंड द आर्चरी वर्ल्ड कप. सो दीज आर सम ऑफ हर अचीवमेंट्स दैट शी हैज वन फॉर इंडिया. Next is in MS window, how adding a h here. So in MS Windows, how a new folder created? तो अगर आपको MS Window में एक नया folder create करना है, तो you just have to press Control plus Shift plus N. That's the easiest way to create a new folder in MS Windows. इसके अलावा if you guys want to know the mouse method कि भाई माउस के द्वारा आपको किस तरह से क्या करना है, so guys जिस भी जगह आपको नया फोल्डर बनाना है वहां पर आपको जाना है, राइट क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना है और वहां पर फोल्डर पर क्लिक करना है. एंड दैट्स हाउ यू आर डन विद क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर इन एमएस विंडोज विद द हेल्प ऑफ माउस. इसके अलावा अगर आपको कीबोर्ड के लिए शॉर्टकट की यूज करनी है तो सीधे आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन दबाना है और तुरंत आपका नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा इन एमएस विंडोज.
Okay, next is by which constitutional amendment was the voting age reduced from 21 years to 18 years? So guys, if you guys are not aware, let me just tell you कि जो voting age है इंडिया में voting होती है ना उसके लिए earlier there was this 21 years आपको मतलब होना चाहिए था 21 साल का जिसको reduce कर दिया है now to 18 years और ये हुआ था आपका 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1988 में आया था उसके द्वारा जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये चांस दे सके दैट दे कैन एक्चुअली कास्ट देयर वोट और इसीलिए जो वोटिंग एज है इंडिया में रिड्यूस कर दी गई 21 साल से 18 साल तक एंड इफ वी टॉक अबाउट कि ये इफेक्टिव कब से हुआ सो गाइज इट मेड इफेक्टिव ऑन 28th of March 1989. Okay, next is which country is located to the southeast of India? So guys, Sri Lanka is the nation जो कि इंडिया के साउथ ईस्ट में लोकेटेड है एंड ये एक आइलैंड नेशन है जो कि सेपरेटेड है इंडिया से बाय द इंडियन ओशन एंड द पॉक स्ट्रेट तो ये दोनों ही चीज आपको ध्यान में रखना है Next is in which case was it decided that under Article 201 the president can withhold a state bill for maximum of 3 months? Okay. सो गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा आपका स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु ठीक है ये जो केस ऐसा था इस केस के कारण ये डिसाइड हो गया कि आर्टिकल 201 के तहत जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास ये पावर होती है दैट ही और शी कैन विदहोल्ड अ स्टेट बिल फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 मंथ्स ठीक है मैक्सिमम ऑफ 3 मंथ्स और केस जैसे कि मैंने आपको बताया स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओके Next is the number of ministers in the Council of Ministers was limited by which constitutional amendment? तो guys इसके लिए 91st constitutional amendment आपका correct answer हो जाएगा because the number of ministers in the Council of Ministers जो होते हैं वो limit इसी 91st constitutional amendment के बाद होने शुरू हुए जो कि actually restrict करता है कि council का जो size है वो सिर्फ और सिर्फ 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा होना चाहिए एंड नॉट मोर देन दैट ठीक है तो व्हाट इज इट 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा और ये जो अमेंडमेंट है ये 2003 में इनेक्ट हुआ था इन ऑर्डर टू प्रमोट स्टेबल गवर्नमेंट एंड रिड्यूस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर Okay, next is the Gateway of India located in Mumbai is built in which architecture? So guys, जो Gateway of India है जो मुंबई में located है वो इंडो सारसैनिक स्टाइल पर बिल्ट किया गया है ठीक है सो इंडो सारसैनिक स्टाइल आपका करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा जो कि उसके आर्किटेक्चर का आप कह सकते हो बनाने का तरीका है राइट सो where were we yeah Indo saracenic style is the correct answer जो कि एक परफेक्ट ब्लेंड है हमारे ट्रेडिशनल इंडियन और इस्लामिक आर्किटेक्चर का जिसमें थोड़ा सा आपको ब्रिटिश इन्फ्लुएंस भी दिखाई देता है ये जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है इट वाज यूज्ड बाय द ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स जो कि इंडिया में थे उस समय कॉलोनियल पीरियड के दौरान जिन्होंने ऐसे एलिमेंट्स इनकॉर्पोरेट करे जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही आर्किटेक्चर को शो करता है नेक्स्ट आपको आर्टिकल 25 पूछा गया था सो गाइस आर्टिकल 25 इज रिलेटेड टू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन नेक्स्ट आपको पूछा गया था दैट हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मालगुडी डेज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि काफी बार पूछा जाता है सो गाइस मालगुडी डेज की अगर अपन बात करें तो इसके जो ऑथर हैं वो हैं आर के नारायण एंड अगर हम बात करें कि ये मालगुडी डेज जो है ये बुक पब्लिश कब हुई थी सो इट गॉट पब्लिश्ड इन द ईयर 1943 सो आर के नारायण के द्वारा 1943 में इस बुक को पब्लिश किया गया था That's it guys those were the very important GKGS questions जो कि आज यानी कि 19 अगस्त के आपके RRB NTPC के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए हैं If you guys like the video and found it informative then don't forget to like share and subscribe to our channel Info Island because you know already that this is the only platform where you're going to get all the competitive exams related videos preparatory videos exam analysis videos
और समय-समय पे जो पल-पल की खबर आती रहती है वो आपको अपडेट के द्वारा मिलती रहेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स।